यू आर वॉचिंग स्टडी विद अल्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर बायो का लेके आए लिविंग वर्ल्ड पूरे वन शॉट के साथ रिवाइज्ड एनसीईआरटी से। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। आपको जहाँ पे लिविंग वर्ल्ड दिखा रखा है यहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं आपके लाइन बाय लाइन कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है लाइफ स्पेन क्या होता है, फिर लिविंग, फिर कैरेक्टरिस्टिक, बायोडाइवर्सिटी, फिर टैक्सोनॉमी। डायरेक्ट हमें लास्ट में पढ़ने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, दैट्स इट। यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जैसे चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, तो मन में सवाल तो उठता है ना कि लिविंग क्या होता है, लिविंग क्या होता है। बट उस लिविंग से पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, लाइफ स्पेन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो लाइफ स्पेन क्या होता है बेटा, जैसे ही मान लो आपका एक बर्थ हुआ है, कोई भी बंदा है उसका बर्थ हुआ है और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड हुआ इसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब जैसे कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा है पैदा हुआ है, 20 साल बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, तो क्या उसका लाइफ स्पैन 20 साल का हुआ? नहीं। बच्चे सोचते हैं कि जो बच्चा जिंदा रह रहा है उसे ही उसका लाइफ स्पैन बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता यार। एक्चुअल में क्या होता है, बंदे के पैदा होने के बाद जो उसकी नेचुरल डेथ होती है, नेचुरल, उसे हम लोग उसके लाइफ स्पेन में काउंट करते हैं। समझ में आ गया? चलो बढ़िया। तो यहाँ पे जितना भी ये टाइम पीरियड होगा उसके जन्म से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक, उसे उसका हम लाइफ स्पेन कहते हैं। अब सवाल उठता है, भैया वो तो नेचुरल मर ही नहीं रहा, वो तो पहले ही मर गया एक्सीडेंट से, है ना। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उसका लाइफ स्पेन हम काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ह्यूमन की कैटेगरी में आता है और ह्यूमन का अप्रोक्सीमेटली जितना भी लाइफ स्पेन है हम उसकी कैटेगरी में उसे रखेंगे। इज दैट क्लियर? चलो होपफुली क्लियर हो गया होगा। बढ़िया। तो लाइफ स्पेन की अगर मैं डेफिनेशन पे बात करूं तो लाइफ स्पेन की डेफिनेशन देखो क्या जाएगी, सीधी सी डेफिनेशन जाएगी, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक जितना टाइम पीरियड बीच में है, जो टाइम गैप है, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। अब हमारा एक सवाल है आप लोग से, व्हाट इज लिविंग, है ना। लिविंग क्या होता है, आप लोग सोचिए। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि भैया जो ग्रो करता है वो लिविंग है, जो रिप्रोडक्शन करता है वो लिविंग है, जो सांस लेता है वो लिविंग है ना। चलो उन सब पे बात करते हैं। देखना बेटा इसमें बड़ा मजा आने वाला है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, कि हम ये बता रहे हैं लिविंग होता क्या है। जैसे आप लोगों ने बायो लिया, आप लोग बताओ जरा लिविंग क्या होता है। सोचो सोचो, मन में सोचो। अब किस बच्चे के मन में आ रहा होगा कि भैया रिप्रोडक्शन लिविंग है। ठीक है, एग्री करते हैं तुम्हारे, जो रिप्रोडक्शन करता है वो लिविंग है। ठीक है, एक बात बताओ, जो इनफर्टाइल कपल होता है वो तो रिप्रोडक्शन कर नहीं सकते, और तो क्या वो लिविंग नहीं है? डेफिनेटली लिविंग है। मतलब आप ये बात नहीं बोल सकते कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वही हैं जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? चलो बढ़िया। तो वही हम बोलने वाले हैं कि यार लिविंग होता क्या है। देखो हमारा सबसे पहला फैक्टर आता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? देखो आपकी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली सेल डिवाइड हो रहे हैं। जैसे आप जब पैदा हुए थे तो आप इतने से थे, अब धीरे 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 इतने बड़े हो गए हो भाई। तो हुआ क्या है, पहले आपकी बॉडी में जितने सेल्स थे अब उससे कहीं गुना ज्यादा सेल्स हैं आपकी बॉडी में। तो धीरे धीरे सेल ग्रो होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं? ठीक है, ये तो लेकिन एक कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही ग्रोथ की बात आती है आपके मन में यही सवाल आता है। बट ये गलत है, खुद सोचो कैसे। क्योंकि ये तो रिप्रोडक्शन का पार्ट हुआ ना, क्योंकि सेल तो बच्चे पैदा करके बड़े हो रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। अब सवाल होता है फिर भैया ग्रोथ होता क्या, जब आपने बोला कि ये तो गलत है। देखो आपकी बॉडी में, आपको बता दे, जैसे आपकी ये मसल है, आपको पता है आपकी बॉडी में बचपन में जितनी मसल्स थी ना बेटा, अभी भी आपकी बॉडी में उतनी ही मसल्स हैं। नंबर ऑफ मसल्स कभी इंक्रीज नहीं करती। ये आप यूसीएच की तरह मान सकते हैं। यूसीएच मतलब तो समझ ही गए होगे, अल्ट्रा क्लासेस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। यूसीएच क्या है इसका, कि नंबर ऑफ मसल, नंबर ऑफ मसल नेवर इंक्रीज, कभी इंक्रीज नहीं करता भैया मसल का नंबर। बस इंक्रीज क्या करता है, उसका साइज, साइज इंक्रीज करता है, लेकिन मसल का नंबर कभी इंक्रीज नहीं करता। अगर बचपन में 10 मसल है तो अभी भी आपकी बॉडी में 10 ही मसल होंगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मसल का साइज बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से आपकी ग्रोथ होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? अब तुम बोलोगे हाँ भैया ये बात सही है, जो ग्रो करेगा वही लिविंग होगा, जो ग्रो करेगा वही लिविंग होगा। सही बात है बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। बोलो क्यों भैया? आप घर में मान लो ताला लगा के चले गए 4-5 साल के लिए कहीं,
घर में मिट्टी की लेयर देखते हो, बिना पोछा लगे धीरे पहले इतनी थी, फिर ऊपर हो गई और ऊपर हो गई और ऊपर हो गई, मिट्टी की मोटी सी लेयर चढ़ती चली जाती है, नहीं चढ़ती चली जाती है? डेफिनेटली चढ़ती चली जाती है। अब जब लेयर मिट्टी की ऊपर चढ़ते जा रही है तो ग्रो तो वो भी कर रही है, तो क्या वो लिविंग है? क्या वो लिविंग है? नहीं है। तो क्या आप ग्रो को बोलोगे कि जो इंसान ग्रो करता है सिर्फ वही लिविंग है? इंसान नहीं, मतलब जो चीज ग्रो करते वही लिविंग है? आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो भैया होगा क्या, यहां पे देखिए, जो ग्रोथ है ना वो होती है दो टाइप की। एक होती है आपकी इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक। एक होती है इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक। अब देखो इंट्रिंसिक क्या होती है, जो किसी के अंदर ग्रोथ होती है उसे इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। आई रिपीट, जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है तो उसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहेंगे, और बॉडी के बाहर कहीं पे भी जैसे मिट्टी बढ़ रही है, जो अभी हमने एग्जांपल दिया था पोछे वाला, तो उसे हम एक्सट्रिंसिक बोलेंगे। एक्सट्रिंसिक का मतलब सीधा याद रखिए बाहर, इंट्रिंसिक का मतलब सीधा सा है बॉडी के अंदर। ठीक है, बढ़िया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो डिफाइन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को? क्योंकि भैया इंट्रिंसिक ग्रोथ तो बॉडी के अंदर ही होगी ना, और जब बॉडी के अंदर हो रही है तो वो तो लिविंग है, क्योंकि भैया जो पोछे वाला एग्जांपल दिया आपने वो तो बॉडी के बाहर है। तो मतलब अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ है तो उसे हम लिविंग बोलेंगे। समझ आया कि नहीं आया? तो क्या मैं बोल सकता हूँ इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर? डिफाइनिंग फीचर बोले तो क्या, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर दे। तो यहीं पे लिखा है इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर। डीएफ जो लिखा है ना, डीएफ का मतलब डिफाइनिंग फीचर, बट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ डिफाइन नहीं करता है। क्यों नहीं करता? सेम पोछे वाला एग्जांपल। इज दैट क्लियर? चलो बढ़िया बात है। और एक चीज और बता दें आपको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ह्यूमन है ना, या जो इंसान है या प्लांट है, एक समय के साथ एक धीरे 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 हमारी ग्रोथ होती है, बट उसके बाद हमारी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। लेकिन प्लांट में ग्रोथ हर टाइम चलती रहती है, एनिमल में ग्रोथ होना बंद हो जाती है। जैसे खुद सोचो, जैसे आपने अक्सर मूवीज का डायलॉग सुना होगा, भाई बुढ़ापा है, बुढ़ापे में अगर हड्डियां टूट गई ना जुड़ेंगी भी नहीं। इसका मतलब समझते हो? इट हैज अ डीप मीनिंग। क्या मीनिंग है भैया? अगर बुढ़ापे में हड्डियां टूट गई तो सेल्स तो ग्रो होना बंद कर चुके हैं ना, क्योंकि ग्रोथ तो होती नहीं ज्यादा। जब ग्रोथ नहीं होगी, मसल्स ग्रो नहीं करेंगी ढंग से, तो भैया जोड़ेंगी कैसे? मसल्स वहां पे अटैच ही नहीं हो पाएंगी ना। चलो ठीक है, बढ़िया। तो हमें ये तो पता चल गया भैया इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात, होपफुली तुम लोगों को ग्रोथ समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके इनफर्टाइल कपल होते हैं वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जैसे म्यूल है, जो खच्चर होता है, म्यूल सब जानते हो भाई, जो घोड़ा और गधी को मिला के होता है उसे म्यूल कहते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा क्या करता है, वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इनफर्टाइल है, स्टेराइल है वो, मतलब बच्चे पैदा नहीं होंगे। अब जो बच्चे पैदा नहीं है तो क्या उसे लिविंग नहीं बोलोगे? इनफर्टाइल कपल को लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग है क्या? नहीं ना, लिविंग है। तो जाहिर सी बात है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। नॉट इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉट। ठीक है, एक काम कर सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं काउंट करता हूँ 5 तक, आप लोग ले लीजिए। 5 4 3 2 1। चलो, क्योंकि इसमें नोट्स भाई पूरा गंद मत जानी है इसमें लास्ट तक। ठीक है, चलो, डिफाइनिंग फीचर नहीं है रिप्रोडक्शन, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। किसी भी बॉडी के अंदर अगर कोई रिएक्शन हो रही है, किसी भी बॉडी की रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आई रिपीट, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई रिएक्शन होती है तो उसे मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चलो बढ़िया। भैया एक बात बताओ, एग्जाम्पल है क्या कुछ का? बिल्कुल है। आप खाना खा रहे हो, खाना जैसा खाया वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है क्या? नहीं यार, उसको तोड़ते हैं ना, पेट में जाके वो टूटता है। जब टूटेगा तो वो धीरे 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 रिएक्शन करेगा, तभी तो एनर्जी मिलेगी अपने को। तो वही तो जो रिएक्शन हो रही है, जो हमें एनर्जी मिल रही है रिएक्शन से, उसी रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं यार, और कुछ फालतू नहीं है। पूरा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म, उस रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब अपने लोग देखने जा रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें होगी उसे हम लिविंग बोल सकते हैं? अब तुम्हें लग रहा होगा बिल्कुल बोल सकते हैं भैया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ध्यान से। उससे पहले जरा मेटाबॉलिक रिएक्शन को आप लोग ढंग से समझिए कि मेटाबॉलिक होता क्या है। देखो,
मेटाबॉलिक रिएक्शन बेटा, मेटाबॉलिज्म जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म, एक होता है आपका एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म देखो क्या होता है, हमने आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स अगर छोटे पार्टिकल्स में टूट जा रहे हैं, अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स छोटे में टूट जा रहा है तो उसको बेटा हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। ठीक है, आई रिपीट, जो अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स छोटे में टूट जाएं तो उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। याद रखने की ट्रिक आप वैसे बोल सकते हो, 10th क्लास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें कोई भी पार्टिकल छोटे छोटे में टूट जाता है तो उसे हम उसका क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। एनाबॉलिज्म क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यार, छोटे छोटे को जोड़ो, छोटे छोटे को जोड़ो, बड़ा बना दो। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। बॉडी के अंदर दो टाइप की रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। कैटाबॉलिक क्या होता है, जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स को हम छोटे छोटे में तोड़ सकते हैं। एनाबॉलिक क्या होता है, छोटे छोटे को जोड़ के एक बड़ा बना दो। चलो बढ़िया। अब क्या ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है? देखो भैया एक बात बताओ, जो यहाँ पे ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस है वो तो मैं लैब में भी कर सकता हूँ, टेस्ट ट्यूब्स में कर सकता हूँ ना भाई। तो क्या टेस्ट ट्यूब भी जिंदा है? जिंदा है क्या? नहीं है ना जिंदा। दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्लियर हुआ? क्योंकि वो रिएक्शन अगर मैं लैब में कर दूं भाई, अब ऐसे तो अगर देखा जाए जो फंजाई होता है वो भी अपनी रिएक्शन बाहर करता है, डाइजेशन का बाहर होता है ना बेटा, उसमें अगर बाहर हो रहा है उसमें फंजाई में तो क्या है, तो क्या है, वो भी मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करेगा क्या? तो सेम चीज कुल मिला के आउटपुट ये है, अगर रिएक्शन सेल के अंदर हो रही है तब हम उसे डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। मतलब आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, इनसाइड द सेल अगर रिएक्शन हो रही है देन इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, हाईलाइट करना पड़ेगा। खाली मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि वो रिएक्शन हम लैब में भी कर सकते हैं। बट अगर बोल दिया भैया, कंडीशन लगा दी सेल के अंदर ही चाहिए, तो अपने को कहां से करोगे, लैब में नहीं कर सकते ना। चलो बढ़िया। तो मतलब क्या है, इनसाइड द सेल इज डिफाइनिंग फीचर। चलो ठीक, अभी तक देखो हमें कोई भी करेक्ट नहीं मिला है। ग्रोथ में भी भाई कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट हो गई। ग्रोथ में क्या दिक्कत क्रिएट हुई कि ग्रोथ बोलते हैं भैया इंट्रिंसिक ग्रोथ है, वो डिफाइनिंग फीचर है, ग्रोथ नहीं है। मेटाबॉलिज्म में क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन सेल के अगर अंदर हो रहा है तो वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। चलो बढ़िया हुआ। अब इसमें क्या आता है, लास्ट आता है अपना कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हमारा डिफाइनिंग फीचर होता है, डायरेक्ट होता है। कॉन्शियसनेस क्या होता है, क्योंकि अब आप लास्ट में ये पॉइंट आ रहा है भैया, अब चलो आप बता दो लिविंग होता क्या है। जो यार अपने बारे में जानता है ना, जो इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्ड करे, उसे हम कहते हैं क्या, लिविंग कहते हैं, सॉरी कॉन्शियस कहते हैं। कॉन्शियसनेस को शो करता है। समझे कि नहीं समझे भैया? कैसे, देखो ध्यान से। आप एक बात बताओ, गर्मी में कपड़े पहनते हो दूसरे तरीके के, सर्दी में पहनते हो दूसरे, क्यों पहनते हो भाई? इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, आपने चेंज किया ना बॉडी में, ठीक है, तो आप चेंज कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने बारे में जानते हो। चलो ठीक है, आज आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? नीट क्लियर करने के लिए, 11th के लिए, क्यों? ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर कर सको। आपको पता है इसे करने से मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो भैया आप अपने बारे में जानते हो ना, क्योंकि मुझे फ्यूचर में क्या क्या चाहिए, तो आप कॉन्शियस हुए ना। तो कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर। क्योंकि पत्थर कभी नहीं सोचता कि मुझे कल क्या करना है, कभी नहीं सोच पाएगा वो। टेस्ट ट्यूब कभी नहीं सोच पाएगा, पोछा कभी नहीं सोचेगा कि उसे कल भी यही मिट्टी पे, मतलब इस टाइल पे लगना है या नहीं लगना है। समझे कि नहीं समझे? चलो बढ़िया। तो लॉजिक क्लियर हो गया कि कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर होता है, क्योंकि वो अपने बारे में जानता है और कोई नहीं होता। ठीक है, बढ़िया। कॉन्शियसनेस में मतलब तुम बोल सकते हो सेल्फ अवेयर, सेल्फ अवेयर। ठीक है, अगला लिखा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल्स का अरेंजमेंट वगैरह कैसे होता है। हमारी बॉडी में एक प्रॉपर सेल का अरेंजमेंट है कि नहीं है? बोलो भैया मतलब एक बात बताओ, पेट में जो सेल हैं वहां पे अगर मैं किडनी के सेल पेल दूं क्या? नहीं डाल सकता ना भाई। मैं ब्रेन के सेल डाल दूं क्या स्टमक में? नहीं ना। एक पर्टिकुलर ऑर्गन के एक पर्टिकुलर फंक्शन वाले ही सेल रहेंगे, मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए बॉडी के अंदर सेल का, है कि नहीं है? अगर सेल का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है तो अब खुद सोचो ना यार, वो लिविंग का है, बात का लिविंग होगा क्या वो? बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अच्छी सी बात है, आपको मतलब ये समझ में आ गया लिविंग क्या होता है। लेट्स समराइज। लिविंग भैया सीधी सी बात है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होना चाहिए, सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होनी चाहिए, दूसरा कॉन्शियसनेस होना चाहिए, तो हम उसे क्या बोल देंगे, लिविंग बोल देंगे। चलो अच्छी बात है। अब हम लोग इसमें बात करें दूसरे पार्ट पे इसके,
बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि अपने को अब थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। होपफुली एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, होपफुली ले लिया होगा। चलो इरेज करते हैं इसको। अब इसमें ध्यान से अगर आगे देखा जाए तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी का सीधा सा चक्कर है एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल। जैसे कि मान लो, सपोज करो ये वो कॉलोनी है जहां आप रहते हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की चीजें पाई जाती है, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे कुत्ता है कितने तरीके के पाए जाते हैं, एनिमल है कितने तरीके के पाए जाते हैं, इंसान है कितने तरीके, इंसान तो एक ही तरीके का होता है ना भाई, तो ये तो नहीं बोल सकते, बट जितने जितने तरीके के मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो क्या डिफाइन कर रहे हैं, वो एक बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चलो बढ़िया बात है ना। और एनसीईआरटी में आपका डेटा मेंशन है कि अब तक कितनी स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी हैं। आप मुझे कमेंट में बताएंगे अब तक कितनी स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी हैं, ठीक है। समझ में आया बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है सबको, चलो बढ़िया है ना। दूसरी चीज यहाँ पे आती है टैक्सन। टैक्सन क्या होता है भैया, वो ग्रुप जिसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो। मतलब हम तो नहीं समझे, अरे यार देखो, एक तरफ मान लो कि आप दो लोग हो, जैसे मान लो ये एक बालक है, एक बालक ये है, ठीक है। चलो दोनों का नाम रख लेते हैं, एक का नाम रख लेते हैं अभिषेक, एक का नाम रख लेते हैं कैफ, ठीक है। अब ये दो बालक हैं, दो लोग सामने खड़े हुए हैं। अब इनमें अगर देखा जाए तो क्या होगा, सीधी सी बात है ना, अपनी क्लास के बालकों के नाम रख लिए। अब देखो भाई, इसके पास कितने हाथ दिख रहे हैं, दो हाथ दिख रहे हैं। इसके पास कितने हाथ दिख रहे हैं, दो हाथ दिख रहे हैं। इसके पास दो पैर, दो पैर। सबके पास कैरेक्टरिस्टिक सेम है कि नहीं है, कॉमन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसे हम बोलेंगे सेम टैक्सन में आते हैं। अब बोलो भैया क्या सेम टाइप के लोग ही हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। कैसे, देखो कुछ में कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा मैच करते हैं, कुछ में कम मैच करते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपका कंपैरिजन करूं, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आपका मैं अगर कंपैरिजन मारूं, किससे मार लूं, चलो एक कुत्ते से मान लो, डॉग। एक बात बताओ, ये मुंह से खाना खाता है इंसान, तो कुत्ता भी तो मुंह से ही खाना खाता है भाई। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि नहीं हो गई है। इसके पास दो लंग्स हैं, इसके पास भी तो दो ही लंग्स होते हैं। इसके पास एक हार्ट है, इसके पास भी तो एक ही हार्ट है। तो इनके पास क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हुई, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जाहिर सी बात है। अब कुछ बोलो नहीं भैया सारी तो मैच नहीं करती, बेटा कुछ तो मैच करती है ना। तो इसी बेसिस पे दूसरे दूसरे टैक्सन्स होते हैं। जैसे कि जिनकी ज़्यादा मैच करते हैं उनको अलग ग्रुप में रख दिया, जिनको थोड़ा मैच करते हैं उनको अलग ग्रुप में, वो अभी हम स्टडी करेंगे उसका मतलब क्या है। टैक्सन का मतलब समझ में आया, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं उसे कहते हैं हम लोग क्या, टैक्सन, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। अब अगली भाई हमने लिखा है ग्रुप हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, आपने करना क्या है, टैक्सोनॉमी का सीधा सा मतलब है भाई कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज कैसे कर रहे हैं, अरेंज करना उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। जैसे कि मान लो सपोज करो आप पार्क में गए, मस्त ये रहा पार्क, आप पार्क में गए, ठीक है। अब पार्क में गए, आपको यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म मिल गया, मान लो ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म मिल गया। अब तुम बोलो भैया ये तो चूहा लग रहा है ना, ठीक है, ये चूहा मिल गया हमें। तो अब हम तो इसके बारे में मान लो जानते नहीं है भाई, ये तो एलियन है, मान लो पीके भाई, इसे तो पता ही नहीं अर्थ में क्या क्या होता। अभी आया, इसे तो चूहा नया ही लगेगा। तो आखिर होगा क्या, सबसे पहले भैया जी अब ये बायो को फॉलो करेगा, क्या करेगा, सबसे पहले एक कॉपी पेन लेगा, एक पैड लेगा और उस पर लिखेगा इसके पास चार पैर हैं, इसके पास एक पूंछ है, सारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिख दिया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसने सारा लिख दिया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अच्छा मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है जानते हो सारे लोग, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो बाहरी कैरेक्टर आपको दिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एनाटॉमी क्या होता है, जो अंदर होता है, जो अंदर वाला होता है उसे एनाटॉमी कहते हैं, जो बाहर होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मॉर्फोलॉजी कहेंगे, ठीक है। आई रिपीट, जो अंदर के स्ट्रक्चर हैं उन्हें हम एनाटॉमी कहते हैं, बाहर से जो दिखता है उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। आप चाहो तो एज अ फनी ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हो कि बेटा अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सुधार लो, लाइफ में सब आपके पास आ जाएंगे। इट हैज़ अ डीप मीनिंग। मतलब क्या है, अच्छी लाइफ में सक्सेस होगी, अच्छे कपड़े होंगे, आपके पास सब कुछ होगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एकदम बढ़िया दिखेगा, तो क्या होगा बेटा, दुनिया आपके साथ होगी।
समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब समझ में आ गया, बाहरी कैरेक्टर, एनाटॉमी अंदर वाला है, जैसे दिल वगैरह हो गया, है ना, जैसे लड़का है, अगर हाँ बायो वाले समझेंगे, बायो वालों के लिए एग्जाम्पल ना, एक लड़का है वो किसी लड़की से प्यार करता है उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर देख के, मतलब उसका दिल देख के, लेकिन लड़कियां क्या कह के प्यार करती है? मॉर्फोलॉजी देख के, हाँ, कि सामने से बंदा कैसा दिख रहा है। भाई दिल पे मत लेना, इट्स जस्ट अ फनी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ठीक है। हाँ लड़कियां भाई दिल पे मत लेना इसको। तो हुआ क्या, हाँ चलो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इसने भाई इसके सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिख लिए, चलो ठीक है भैया, इन्हें उतार लिया एक पेज पे, पूरा छाप दिया, बढ़िया। अब ये बंदा जाएगा कि भाई किताब में चेक करेगा किससे मैच कर रहे हैं, इसका करेगा, इन्हें इन्फॉर्मेशन ले ली, अब ये मैच करेगा, इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, क्योंकि बेटा हमारे पास सारे ऑर्गेनिज्म का एक रिकॉर्ड बना हुआ है, प्रॉपर रिकॉर्ड बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब ये जाके उसमें क्या करेगा, ढूंढेगा। जैसे हमने लिखा है कि कोई भी अरेंजमेंट का 4 टाइप होता है, एक होता है CICN, CICN याद रखिए, CICN, CICN, C का मतलब कैरेक्टराइजेशन, I का मतलब आइडेंटिफिकेशन, C का मतलब क्लासिफिकेशन, N का मतलब नोमेनक्लेचर। याद रहा, आई रिपीट, C फॉर कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर। चलो अच्छी बात है। कैरेक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, जो हमने लिखा है ना एक पैड पे, उसे जाके हम मैच करेंगे किससे, जो हमारे पास रिकॉर्ड है कि भैया ये जो चूहा है, जो ऑर्गेनिज्म है, ये किससे मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद भाई क्लासिफिकेशन करेंगे, अगर किसी से मैच कर रहा है, जैसे चूहा है, चूहे की इंफॉर्मेशन तो हमारे पास होगी, तो उसे हम डाल देंगे कि ये चूहे की कैटेगरी का, इसका नाम रख दिया रैट। ऐसे रैट नहीं रखते भाई, साइंटिफिक नेम रखते हैं, ठीक है। समझ में आए कि नहीं आए? रख दिया, चलो बढ़िया। अब मान लो भैया अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल गया, मान लो ऐसा कुछ मिल गया हमें भाई, जिसके 4 हाथ हैं 4 पैर हैं, अब क्या करें भैया, ये तो नया मिल गया, आप किताब में ढूंढो, क्या इसके बारे में मिलेगा? भाई कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक डिस्कवर नहीं हुआ ऐसा ऑर्गेनिज्म। तो आप क्या करो, आपने तो डिस्कवरी कर दी, ठीक है, आपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लिया, कैरेक्टराइजेशन किया, आइडेंटिफिकेशन किया, बढ़िया। क्लासिफिकेशन करने गए बेटा, आपको वो मिला ही नहीं, तो आप क्या करोगे, उसका नोमेनक्लेचर करोगे, क्योंकि अब तो आप साइंटिस्ट बन गए, आपने नया ऑर्गेनिज्म ढूंढ लिया, तो अब तो क्लासिफिकेशन होगी। चलो बढ़िया, अब क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। वही हमने लिखा है एन अदरवाइज नेम कर दो, ठीक है। चलो नोमेनक्लेचर पे चलते हैं। नोमेनक्लेचर बेटा 2 टाइप का होता है, एक ICBN होता है, ICZN होता है। ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर मतलब ऑफ, यहाँ पे ऑफ आता है, ध्यान रखना, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है बेटा। BN वाला होता है बोटेनी के लिए, ZN वाला क्या होता है, जूलॉजी के लिए। जूलॉजी मतलब एनिमल्स वगैरह, बोटनी मतलब इंसान, वो सॉरी प्लांट्स वगैरह के बारे में, ठीक है। चलो बढ़िया, हाईलाइटेड वर्ड क्या है, नीट में पूछा गया था ये बार सवाल, फॉर, ICBN फॉर, ICZN ऑफ, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो बढ़िया, अब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग चलो रूल्स पढ़ते हैं, किसके रूल्स हैं भाई, रूल्स के लिए ना एक NCERT में बहुत अच्छा बहुत छोटा रूल्स लिखे हैं। अपने को कोई रूल्स नहीं जानने, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ, देखो ध्यान से, कि नाम लिखने का कोई तरीका होता है ना, जैसे केमिस्ट्री में अपने लोगों ने IUPAC पढ़ी होगी 10th क्लास में, और GOC में पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि नाम कैसे रखते हैं, वैसा ही कुछ है। देखो सबसे पहली बात, आपके नाम के 2 हिस्से होने चाहिए, जैसे कि मैं अपना ही नाम लिख लूँ, ठीक है, या चलो हम अल्ट्रा क्लासेस लिखते हैं, अल्ट्रा क्लासेस। मुझे क्या करना है, मुझे इसको बायो की भाषा में लिखना है, साइंटिफिक नेम में। तो भैया देखो याद रखना, किसी भी नाम के 2 हिस्से होते हैं, जैसे मेरा नाम विनय शर्मा, तो विनय शर्मा 2 हिस्से है ना, तो ऐसे ही करके हम 2 हिस्सों में लिखते हैं कोई भी नाम, ठीक है। बट ये जस्ट रिलेट करने के लिए, क्योंकि ये साइंटिफिक नाम नहीं हुआ, शर्मा यहाँ साइंटिफिक नेम नहीं है, ठीक है। अब चलो देखो कैसे, अल्ट्रा क्लासेस, ठीक है। अब अल्ट्रा क्लासेस में क्या हुआ, ध्यान से देखना, इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहली बात है पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। चलो हमने भैया लिख दिया, पहला रूल ध्यान रखना, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, दूसरा लेटर स्मॉल होना चाहिए, हो गया। चलो बढ़िया, ये हुआ पहला रूल कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, पहले लेटर आएगा कैपिटल, फिर आएगा फिर स्मॉल, ठीक है। चलो बढ़िया, ध्यान से समझना बेटा, ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके, रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके, ध्यान से देखो। दूसरा क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपको कर्सिव राइटिंग आती है भैया, टेढ़ा करके लिखना आता है, जिसको हम इटैलिक्स बोलते हैं, तो 2 बहुत बढ़िया है, ठीक है भाई। चलो लिख के देखते हैं, कोशिश करते हैं भाई। भाई टेढ़ा करके अगर आप इटैलिक्स में लिख पा रहे हो तो ठीक है भैया, फाइन है। बट अगर आपको नहीं आती है, तो उन बच्चों के लिए भी भाई एक्स्ट्रा जुगाड़ करा गया,
क्या जुगाड़ है? आप सिंपल लिखिए, आप सिंपल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखने के बाद अंडरलाइन कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा रूल क्लियर हुआ, हमें किस में लिखना है? इटैलिक्स में। अगर इटैलिक्स में लिखना नहीं आता सेपरेट करके अंडरलाइन कर दीजिए, दैट्स इट, इसके अलावा नथिंग। क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया है ना। आपने क्या करना है? उसको सेपरेट करके लिखना है, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। अगर आपने इसमें ये काम कर दिया ना बेटा कि जैसे अल्ट्रा क्लास से लिखा, अगर आपने इसमें ये कंप्लीट लाइन खींची तो ये गलत होगा। आपको दोनों को सेपरेट लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको दोनों को कैसे लिखना है? सेपरेट लिखना है। अगला नाम समझ में आ गया? चलो बढ़िया बात है, अगला रूल समझ आया, इसके अलावा कोई रूल ही नहीं है, खत्म। अब यही चीज देखो हमने यहाँ पे लिखा है, हमने मैंगो का नाम लिखा है मैंगीफेरा इंडिका। देखो मैंने भाई मेरे को इटैलिक्स लिखने नहीं आते, ठीक है, मैंने सीधा लिख के अंडरलाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है। दूसरी तरफ मैंने देखो इटैलिक्स में लिखा है, देखो टेढ़ा करके मैंने कोशिश करी है लिखने की, तो ओ भाई 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 सॉरी सॉरी, इसे हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करिए? क्योंकि ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है ऑलरेडी। समझ में आया कि नहीं आया? सारे रूल्स क्लियर है? हाँ, आप लोगों को क्लियर है रूल्स? चलो बढ़िया। अब हम लोग इसमें बात करते हैं, ये थ्योरी दी किसने हमें? ये थ्योरी दी है बेटा कैरोलस लिनेयस ने। ये नोमेनक्लेचर के जितने भी रूल्स हैं ये सारे किसने दिए? कैरोलस लिनेयस ने दिया है। चलो एक बार रिपीट करते हैं एक बार सारे रूल। सबसे पहला है पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल में। आपका जो नाम है उसके दो पार्ट होने चाहिए, एक अलग पार्ट होना चाहिए, दूसरा अलग होना चाहिए। या तो आप उसे इटैलिक्स में लिखिए, अगर इटैलिक्स में लिखना नहीं आता है, इफ यू डोंट वांट टू राइट इन इटैलिक्स, तो क्या कीजिए? सेपरेट लिख के अंडरलाइन कर दो, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करना आपने। चलो बढ़िया बात है भाई, बढ़िया। चलो ठीक है, साइंटिस्ट जो थ्योरी किसने दी थी? कैरोलस लिनेयस ने, ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, सिस्टमैटिक क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। सिस्टमैटिक क्या होता है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, डिफाइन कीजिए, क्योंकि थोड़ी तो बुद्धि चलाओ यार। सिस्टमैटिक क्या होता है? अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमने, जैसे मैंगो है, इसका मैंगीफेरा इंडिका है। हाउस फ्लाई का होता है मस्का डोमेस्टिका। वीट का क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ह्यूमन का होता है होमोसेपियन। लायन का क्या होता है? पैंथेरा लियो होता है। पोटैटो का कमेंट करो, क्वेश्चन मार्क लिखा है, ठीक है, पोटैटो का क्या है? कमेंट कीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपको इन सबके नाम दिए गए हैं, सबके नाम गलत लिखे हैं, बताओ गलती क्या? भैया अंडरलाइन नहीं करा आपने, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस हम आपको समझाना चाहते थे, अंडरलाइन करना जरूरी है, ठीक है। चलो बढ़िया, समझ में आ गया सबको? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक बार में समझ लोगे ना बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना है आपको। देखो आपका ना, इसको छोड़ो, इसको हम रीड बाद में करेंगे, पहले इसकी कहानी समझते हैं कि एक्चुअल में कहानी कहना क्या चाहता है। देखो आपका ना बेटा एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसका मतलब क्या है? देखो सीधा सा लॉजिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का। आपको ना बेटा सिमिलरिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी। भैया मतलब देखो क्या करना है, ध्यान से सुनते रहिए, थोड़ी देर प्रवचन सुनते रहिए जरा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आपको लाइन से पता होना चाहिए। याद रखने की निंजा टेक्निक, मतलब आप कैसे सोच सकते हो, याद कैसे रख सकते हो। मान लो कोई केपी नाम का बंदा है, केपी का मान लो, कोई भी मान लो यार, खुशी पांडे मान लो, चलो ठीक है, कुछ भी नाम मान लीजिए। उसके जो जीएस है, मतलब वो बहुत होशियार है, लड़की जीनियस है, उसके गले में कफ है, तो ऐसे याद रख सकते हो केपी कॉफ जीएस। इसको अब आप बोलोगे ये तो भैया कोई ट्रिक नहीं हुई, आप इसे 10 बार बोलिए मन में, अभी बोलिए, पूरा का पूरा याद हो जाए। केपी कॉफ जीएस, केपी कॉफ जीएस, केपी कॉफ जीएस, केपी कॉफ जीएस, याद हो गया? केपी कॉफ जीएस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, केपी कॉफ जीएस, याद रखना। चलो बढ़िया। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। के का मतलब होता है किंगडम, मतलब हम जैसे एनिमल किंगडम में आते हैं, जितनी कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों की एनिमल्स की मैच करते हैं, जैसे हम लोग सब लोगों की एनिमल से कैरेक्टरिस्टिक मैच करती हैं, है ना, तो वो जो है बेटा वो हमारा किंगडम हो जाता है। जैसे प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, ऐसे इसको फर्दर हम डिवाइड करें, फाइलम बोलते हैं। जैसे हम बताते हैं, सपोज करो एक एग्जांपल देते हैं, इससे रिलेटेड नहीं लेकिन कॉमन एग्जांपल, आराम से समझ जाओगे। एक तरफ मैं लिख लेता हूं ह्यूमन, ठीक है, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बना ली, ध्यान से समझने के लिए बेटा ये एग्जांपल सिर्फ आपके,
एक मेल कर दिया आपने, एक तरफ कर दिया फीमेल, ठीक है। दूसरी तरफ आपने क्या कर दिया इसमें, या चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल में चेंज करो बेटा। ह्यूमन को आपको क्या करना है, दो पार्ट में, सॉरी ह्यूमन ही क्यों ले रहे हैं यार, हम एनिमल ले लेते हैं ना, या लिविंग। जैसे लिविंग है, लिविंग को आप कितने पार्ट में बांट सकते हो, प्लांट और एनिमल। एनिमल को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं, ह्यूमन में बांट लो, दूसरा लिख लो नॉन ह्यूमन। अब हम ह्यूमन को कितने पार्ट में बांट सकते हैं, मान लो एक तरफ हो गया बॉय, एक तरफ हो गया गर्ल। मैं आपकी बात करता हूँ, मान लो सपोज करो आप एक लड़के हो, मैं मान के चलता हूँ यू आर अ बॉय। अब आपको साथ मैं कुछ सवाल पूछा, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेंगे? भाई डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि यार लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, बिल्कुल मैच कर रही है हमारी। चलो अच्छी बात है। क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल से मैच करेंगे? भैया बिल्कुल, ये तो और ज्यादा करेंगे यार। तो एनिमल्स खाना मुंह से खाते हैं, हम भी खाना मुंह से ही खाते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स में ह्यूमन की फर्दर क्लास, क्या हमारी क्लासिफिकेशन ह्यूमन से मैच करेंगे? भाई ह्यूमन से तो और ज्यादा करेंगे, हमारा तो लाइफ स्टाइल भी सेम है लगभग, और ज्यादा मैच करेंगे, है ना। अब बात करते हैं बॉयज की। भैया बॉयज से तो डिट्टो मैच कर जानी है हमारी कैरेक्टरिस्टिक, सारी मैच कर जाएंगी। एक बात बताओ, आपकी कैरेक्टर लिविंग से ही मैच करती है, एनिमल से भी, ह्यूमन से भी, बॉय से भी। अब हमारा एक सवाल है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा किससे मैच करेंगी? बॉय से करेंगे, उससे कम ह्यूमन से, उससे कम एनिमल से, उससे कम लिविंग से, यही ना। चलो बढ़िया, तो ध्यान से सुनना। क्या हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में अरेंज कर दिया सबको? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मतलब जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे, आपकी कैरेक्टरिस्टिक का जो मिलना है, जो मैच कर रही है, वो बढ़ती जाएंगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलरिटी हुआ। चलो बढ़िया बेटा, यही है हमारा तरीका। ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो हमारी सिमिलरिटीज इंक्रीज करेंगी, सिमिलरिटीज इंक्रीज करेंगी। समझ में आया या नहीं आया? चलो बढ़िया। अब इसी तरीके से बेटा क्या है, अब इनकी डेफिनेशंस होती है हमारी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। क्या करना है यार, जीनस की स्पीसीज डाल दो, ग्रुप ऑफ स्पीसीज, फैमिली में डाल दो ग्रुप ऑफ जीनस, ऑर्डर में डाल दो ग्रुप ऑफ फैमिली, इस तरीके से सबकी डेफिनेशन ड्राइव कर दो, ठीक है। चलो बढ़िया। अब आता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। क्या है यार, जो आपने प्लांट जैसा बना दिया है ना, ये पूरा का पूरा अरेंज कर दिया है, इसी फ्लो चार्ट को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार, जैसे कंपनी है, उसका कोई मालिक है, उसके नीचे जनरल मैनेजर होता है, उसके नीचे मैनेजर होता है, फिर सुपरवाइजर होता है, फिर लेबर होता है। एक आपने चार्ट बना दिया ना, फ्लो चार्ट बना लिया ना, फ्लो चार्ट बना दिया, इसी फ्लो चार्ट को हम हायरार्की कहते हैं। अब यही टैक्सोनॉमी में आ गया, ये जैसे केपी ऑफ जीएस में आ गया, तो इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। वही यहाँ पे लिखा है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। चलो बढ़िया। हमने यहाँ पे एक ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया बेटा, इंपॉर्टेंट है, मेंशन है, ठीक है। तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा जरा। एग्जाम्पल है किंगडम, जैसे क्या है, ह्यूमन का एग्जाम्पल है ये, ह्यूमन का जो किंगडम है बेटा वो एनिमेलिया है, और जो उसका फाइलम है वो कॉर्डेटा है, और जो उसकी क्लास है वो मैमलिया है। जैसे अभी आप लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे ना एनिमल किंगडम, तो आपको पता चलेगा ये। जो उसका ऑर्डर है वो क्या है आपका, प्रीमाटा है, ठीक है, प्रीमाटा है ना। इसको भाई प्रोनाउंसिएशन लोग अलग अलग करते हैं, बट याद रखने के लिए आप प्रीमाटा बोल सकते हो, माता, माता से याद रखता है कि ह्यूमन की बात चल रही है। उसके बाद आपका होमनिडी है, फिर आपका होमो है, फिर सिम्बियंस है। देखो ध्यान से, के पी कॉफ जी एस, समझ आ गया कि नहीं आ गया? ह्यूमंस का सेपियंस, नाम जो लिखते हैं ना साइंटिफिक नेम, वो यही लास्ट के दो नेम होते हैं, पहला जीनस, दूसरा सेपियंस, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने लिखा था मैंगी फेरा इंडिका लिखा था, तो ये हमारा मैंगी फेरा जो हुआ ये जीनस हुआ, स्पीसीज क्या हो गया, इंडिका हो गया। ये हमारा जीनस स्पीसीज, जीनस स्पीसीज, जीनस स्पीसीज, जीनस स्पीसीज, जीनस स्पीसीज। समझ आया? हर नाम हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है। चलो बढ़िया, ये चीज़ अच्छे से उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि ह्यूमन का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, कि एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मेमेलिया, प्रीमेटा, होमनिडे, होमो सेपियंस, ठीक है बेटा। इसीलिए ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है उसे हम क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस कहते हैं। इसी के साथ रिवाइज्ड एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है। अगर आप एनसीईआरटी अब रीड करेंगे तो आपके एनसीईआरटी का एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। बस रिप्रोडक्शन में हनी बी वाला है, पुरानी एनसीईआरटी में था, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, दैट्स व्हाई हमने नहीं कराया है, ठीक है बेटा। बाकी हमने पूरा चैप्टर अच्छे से बाइंड अप कर लिया, होपफुली आप लोग को अच्छे से पैक हो गया होगा चैप्टर, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के वन शॉट के साथ।